Now, apparent weight of a man in a lift or elevator. ठीक है, आप लोग जैसे सोसाइटीज में रहते हैं, आप लोग लिफ्ट्स में ट्रैवल करते होंगे, मॉल्स जा रहे हो, कहीं भी घूम रहे हो, जहाँ पे भी आप लिफ्ट में अगर ट्रैवल कर रहे हो, आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि जब हम लिफ्ट में मान लो ऊपर की तरफ, ऊपर के फ्लोर्स पे जा रहे हैं, या लिफ्ट से हम जब नीचे आ रहे हैं, तो कभी कभी कुछ अनईजीनेस होने लगती है। मतलब आपको थोड़ा सा एक अलग सी फीलिंग आती है कि हाँ, हम ऊपर जा रहे हैं या नीचे आ रहे हैं। कुछ लोगों को तो बहुत ही ज़्यादा अनईजीनेस होने लगती है, वो लिफ्ट में ज़्यादा ट्रैवल ही नहीं कर सकते, कि जैसे ही लिफ्ट ने ऊपर जाना शुरू करा उन्हें घबराहट होनी स्टार्ट हो जाती है, राइट। तो ये सब क्यों होता है? ऐसा क्यों हो रहा है कि जब लिफ्ट जो है वो एक्सीलरेट कर रही है अपवर्ड्स या डाउनवर्ड्स, तो क्यों एक अनईजीनेस की फीलिंग आनी स्टार्ट हो जाती है लोगों को? इन सब के पीछे ये रीजन है। ये सिचुएशन आपके डेली लाइफ पर बेस्ड है। ऑलमोस्ट एवरी डे यू आर यूजिंग योर सोसाइटीज लिफ्ट, राइट। तो ये चीज ऑब्जर्व करने के लिए अब हम क्या करते हैं, देखो। सपोज करो कि देयर इज अ पर्सन एंड लेट द मास ऑफ दैट पर्सन इज m. ठीक, let's say there is a person and the mass of this person is m. ये एक लिफ्ट है, let's say this is a lift, and इस लिफ्ट में सपोज यहाँ पर एक वेइंग मशीन रखी हुई है। ये क्या है? वेइंग मशीन, ठीक है। और इस वेइंग मशीन पे देयर इज अ पर्सन हु इज स्टैंडिंग, और ये अपना वेट कर रहा है, ठीक। तो इसको क्या वेट ऑब्जर्व होगा, ये अब हमें देखना है, ठीक है। अब अगर पर्सन का मास m है, तो इस पर्सन का एक्चुअल वेट कितना होगा? बताओ, व्हाट विल बी द एक्चुअल वेट? बोलो, क्या फॉर्मूला है वेट का? राइट, करेक्ट, mg, ठीक। तो ये जो पर्सन है इसका वेट है mg, जो कहाँ लगेगा? वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक। अब ये जो वेट है mg, ये पर्सन लगा रहा है लिफ्ट पर, तो ये बन गई एक्शन फोर्स। सो न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग लिफ्ट भी पर्सन पर एक फोर्स लगाएगी, एक रिएक्शन फोर्स लगाएगी, करेक्ट। अब अगर इस एक्शन फोर्स की डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड्स है, तो उस रिएक्शन फोर्स की डायरेक्शन वर्टिकली अपवर्ड्स होगी। इक्वल एंड ऑपोजिट ही होती है। सो अगर ये mg लग रहा है नीचे, तो एक रिएक्शन फोर्स लेट्स से r लगेगी वर्टिकली अपवर्ड्स। समझ आया? mg इज द एक्चुअल वेट ऑफ द पर्सन, एंड ये जो एक्चुअल वेट है, इट इज द फोर्स विच इज एक्सर्टेड बाय द पर्सन ऑन द लिफ्ट in vertically downward direction. So in return, the lift also exerts a reaction force on the person in vertically upward direction. ठीक है। अब हम यहाँ पर situations लेते हैं। Suppose करो first situation है when the lift is at rest. सपोज करिए लिफ्ट जो है वो अभी रेस्ट पर है, मूव नहीं कर रही लिफ्ट, अभी खड़ी है आराम से। तो जब ये लिफ्ट आराम से रेस्ट पर है, तो ये जो वेट है mg, दिस वेट विल बी बैलेंस्ड बाय द रिएक्शन फोर्स, यस और नो?
बैलेंस्ड, मैं अभी भी बैलेंस्ड वर्ड यूज कर रही हूं, कैंसिल वर्ड यूज नहीं कर रही. This reaction force and mg weight, they are balanced, yes or no? बोलो भाई. वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट है mg, उतना ही रिएक्शन फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में है. सो r इज इक्वल टू mg. तो जितना एक्चुअल वेट इस मैन का है mg, उतना ही रिएक्शन लिफ्ट भी वेट पर लगाएगी. तो वेइंग मशीन जो पर्सन का एक्चुअल वेट है उतना ही वेट दिखाएगी. ठीक. लेकिन अगर मान लीजिए एक ऐसी सिचुएशन है कि अब लिफ्ट ने मूव करना स्टार्ट कर दिया. लिफ्ट इज मूविंग, लेट्स से ईदर अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन यूनिफॉर्मली. लिफ्ट इज moving either upward or downward uniformly. Now, yes, ठीक है. अब अगर ये लिफ्ट ऊपर जाए या नीचे जाए यूनिफॉर्मली का मतलब एक कांस्टेंट स्पीड के साथ. तो अगर स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन क्या होगा? 0. तो तब भी r और mg सेम ही रहेंगे. अभी भी वेइंग मशीन जो पर्सन का एक्चुअल वेट है वही दिखाएगा. ठीक. अब मान लीजिए एक सिचुएशन है, लिफ्ट इज accelerating upwards. अब लिफ्ट ने अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सीलरेट करना शुरू कर दिया. ठीक. यानी कि सपोज करिए ये लिफ्ट अब यहां ऊपर जा रही है ए एक्सीलरेशन से. क्लियर? अब ये लिफ्ट ए एक्सीलरेशन से ऊपर की डायरेक्शन में जा रही है. अब क्या होगा? अब ध्यान से देखना. अगर ये लिफ्ट ए एक्सीलरेशन से ऊपर जा रही है यानी कि F इज इक्वल टू ma, इतनी फोर्स ये लिफ्ट इस मैन पे लगाएगी. भाई अगर लिफ्ट के पास ए एक्सीलरेशन है तो वो पर्सन पे F इज इक्वल टू ma फोर्स भी तो लगाएगी. यस और नो? तो अब यहां पर 3 फोर्सेस आ गई हैं. कौन कौन सी 3 फोर्सेस है? एक है वेट mg विच इज द एक्चुअल वेट ऑफ द पर्सन. दूसरी फोर्स है ये r, रिएक्शन फोर्स जो लिफ्ट मैन पे लगा रही है. एंड तीसरी फोर्स है ma जो लिफ्ट की एक्सीलरेशन की वजह से मैन पे लग रहा है. क्लियर? 3 फोर्सेस हो गई अब यहां पर. अब हम निकालेंगे. यस, नो, द m इज द मास ऑफ द मैन ओनली. लिफ्ट के मास से हमें कुछ लेना देना नहीं है. ठीक. अब ये जो 3 फोर्सेस हैं, अब देखो mg वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, r अपवर्ड डायरेक्शन में है, ma ये भी अपवर्ड डायरेक्शन में है. सो 2 फोर्सेस अपवर्ड डायरेक्शन में है, एक फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है. तो यहां पर हम निकालते हैं नेट फोर्स, है ना भाई. 3 फोर्सेस हैं, 3 में से 2 अपवर्ड डायरेक्शन में है, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में है. तो फिर एक नेट फोर्स यहां पर निकलेगी. अब नेट फोर्स निकालने का क्या तरीका है? ये एक ट्रिक है, इस ट्रिक को आप याद रखो. क्या ट्रिक है? जिस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होती है, ठीक, जिस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है उस डायरेक्शन की फोर्स आप देखना. ठीक है. अब 3 फोर्सेस हैं यहां पर. एक फोर्स है m इंटू ए
दिस इज इक्वल टू, अब हम ये दो फोर्सेस देखेंगे आर और एम जी। जिस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है उस डायरेक्शन की फोर्स में से आप दूसरी माइनस करोगे, बिकॉज ये अपवर्ड डायरेक्शन में है, एम जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो ये दोनों माइनस होंगे, पहली बात। अब जिस डायरेक्शन में एक्सीलर, आई रिपीट अगेन, देयर आर थ्री फोर्सेस ओवर हियर। फर्स्ट फोर्स है एक्चुअल वेट ऑफ द पर्सन विच इज mg एंड इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक। दूसरी फोर्स है आर, रिएक्शन फोर्स, जो लिफ्ट इस पर्सन पे लगा रहा है, ठीक। तीसरी फोर्स है एम ए, जो लिफ्ट की एक्सीलरेशन की वजह से इस पर्सन पे लग रहा है, क्लियर। अब तीनों फोर्सेस में से दो फोर्सेस हैं एम ए और आर, इन दोनों फोर्सेस की सेम डायरेक्शन है, जबकि एम जी की ऑपोजिट डायरेक्शन है, क्लियर। यहां पर अब जब तीन फोर्सेस हैं, अब हम निकालेंगे नेट फोर्स। नेट फोर्स निकालने का क्या तरीका है भाई, एक्सीलरेशन तो बाद में हो रहा है ना, पहले तो आर और एम जी है ही, वो तो बाद में लिफ्ट ने मूव करना शुरू करा तो एक्सीलरेशन आया, तो एम ए आप एक साइड पर लिखो, ठीक, इक्वल टू के। अब क्या बचा, आर और एम जी, क्लियर। अब इसको याद रखने का एक ट्रिक है, वो ट्रिक क्या है, जिस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है उस डायरेक्शन वाली फोर्स को देखना। तो एक्सीलरेशन यहां पर अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो अपवर्ड डायरेक्शन में कौन सी फोर्स है, आर। तो आप हमेशा आर माइनस एम जी करोगे, ये ऊपर है ये नीचे है, तो आर माइनस एम जी, ठीक। अब यहां से अगर मैं इस आर की वैल्यू निकालूं, ये क्या बनेगा, एम जी प्लस एम ए, यानी कि R इज इक्वल टू एम जी प्लस ए। अब ये क्या चीज है देखो, R इज इक्वल टू एम जी प्लस एम ए। एम जी है पर्सन का एक्चुअल वेट, करेक्ट। जब लिफ्ट एक्सीलरेट नहीं कर रही थी या लिफ्ट जब यूनिफॉर्म स्पीड से अप या डाउन मूव कर रही थी, तो एक्चुअल वेट जितना था उतना ही वेइंग मशीन ने रिएक्शन दिखाया, है ना। मान लो अगर कोई पर्सन है 60 न्यूटन का, तो वेइंग मशीन 60 न्यूटन ही दिखाएगी। लेकिन अगर लिफ्ट ए एक्सीलरेशन से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दे, अब जो वेइंग मशीन है वो एक्चुअल वेट नहीं दिखाएगी। अब क्या होगा, एक्चुअल वेट mg जो था उसमें एक ma का फैक्टर ऐड हो गया है, समझ आया। यहां पर mg में ma का फैक्टर ऐड हो गया है, यानी कि r जो है वो mg से ज्यादा आ रहा है, यस और नो। तो अगर आप लिफ्ट में एक वेइंग मशीन पे खड़े हो और लिफ्ट रेस्ट पर है और वो आपका वेट दिखाती है मान लो 60 न्यूटन, जैसे ही लिफ्ट ए एक्सीलरेशन से ऊपर जाना शुरू करेगी, वेइंग मशीन आपको जो वेट अब दिखाएगी वो वेट 60 न्यूटन से थोड़ा सा ज्यादा होगा, 100% होगा। एंड सिंस ये जो फर्क आया है वेट में, अब ये पर्सन का एक्चुअल वेट नहीं है, ये वो वेट है जो लिफ्ट के मोशन की वजह से आया, सो इसको बोलते हैं एपरेंट वेट। apparent means something which is not real, which is not actual, and यही वजह है
कि जब लिफ्ट ऊपर जा रही है पर्सन को अपना वेट ज्यादा फील होगा, इसीलिए अनईजीनेस होने लगती है लोगों को। एंड ये सारी सिचुएशन तब है जब हम एयर रेजिस्टेंस, बायंसी, सब कुछ इग्नोर कर रहे हैं। नाउ द फोर्थ केस इज द लिफ्ट इज एक्सीलरेटिंग डाउनवर्ड्स। अब ये जो लिफ्ट है, अब ये ए एक्सीलरेशन से नीचे आना शुरू कर रही है, ठीक। अब ये जब नीचे आ रही है तो एम ए लिखा यहां पर, दिस इज इक्वल टू क्या, मैंने क्या समझाया है, जिस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है उस डायरेक्शन वाली फोर्स में से माइनस करोगे। एक्सीलरेशन नीचे है, नीचे कौन सी फोर्स है, mg, तो अब ये उल्टा बनेगा, mg माइनस आर, दिस इज इक्वल टू एम ए। ये ट्रिक है, इस ट्रिक को याद रखो, कभी तुम्हारे न्यूमेरिकल्स गलत नहीं होंगे। जिस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन उस डायरेक्शन की फोर्स में से दूसरा माइनस करना है, जस्ट रिमेंबर दिस। सो mg माइनस आर इज इक्वल टू ma। तो यहां से अगर r निकाले तो ये r क्या बनेगा, mg माइनस ma इज इक्वल टू r। तो यहां पर r आ गया मेरे पास mg माइनस a, करेक्ट। और अगर आप यहां पर देखो, सो दिस r इज लेस देन mg, क्योंकि mg के फैक्टर में से आप ma का फैक्टर माइनस कर रहे हो। यानी कि अगर आप एक लिफ्ट में हो और वो लिफ्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सीलरेट करती हुई आ रही है, तो जो पर्सन का एक्चुअल वेट है उससे कम वेट वेइंग मशीन दिखाएगा, राइट। सो इफ देयर इज अ फ्री फॉल ऑफ द लिफ्ट अंडर ग्रेविटी, तो क्या होगा, लिफ्ट ग्रेविटी से नीचे आके गिर रही है, यानी कि A बन गया G, यस और नो। एक्सीलरेशन विल बिकम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फ्री फॉल की कंडीशन में। तो यहां पे जब हम R निकालेंगे, R क्या फॉर्मूला था, mg माइनस a, नीचे आने के लिए लिफ्ट का यही फॉर्मूला है, R इज mg माइनस a। डालो जरा, a बन गया g, सो r कितना आ गया, 0। यानी कि अगर एक लिफ्ट सिर्फ डाउनवर्ड डायरेक्शन में a एक्सीलरेशन से आ रही है तो उसका वेट बनेगा r इज इक्वल टू mg माइनस a। एपरेंट वेट कम आएगा एक्चुअल वेट से। लेकिन अगर लिफ्ट फ्रीली फॉल करने लगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अगर वो फ्रीली फॉल करने लगे तो उस कंडीशन में एपरेंट वेट आएगा 0। यानी कि जो पर्सन है वो पर्सन वेटलेस हो जाएगा, उसको अपना वेट फील ही नहीं होगा। भाई लिफ्ट टूट के अगर मान लो गिर रही है नीचे, तो पर्सन को अपना वेट फील ही नहीं होगा, उसको लगेगा ही नहीं कि उसके पास वेट भी है। समझ आया? दिस इज द केस व्हेन वेटलेसनेस अकर्स। और एक लास्ट केस है जो प्रैक्टिकली थोड़ा सा इम्पॉसिबल है, बट मैं ये नहीं कह रही कि होता ही नहीं है, ठीक है। इफ द डाउनवर्ड acceleration is greater than acceleration due to gravity। अगर by chance acceleration of the lift acceleration due to gravity से ज्यादा हो जाए, तब क्या होगा, नीचे आ रही है लिफ्ट, so r becomes mg minus a। तो यहां से अगर a g से ज्यादा हो जाए तो r नेगेटिव आएगा, करेक्ट, r आएगा नेगेटिव। सो इस कंडीशन में क्या होगा, द पर्सन विल
rise up from the floor and stick to the ceiling. अगर बाई चांस लिफ्ट की एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से ज्यादा हो जाए, बाई चांस, तो क्या होगा? द पर्सन विल बी लिफ्टेड अप फ्रॉम द फ्लोर एंड इट विल हिट द सीलिंग. वो लिफ्ट के सरफे, ठीक है, जो ये पर्सन, क्या हो रहा है, अगर एक्सीलरेशन समहाउ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से ज्यादा हो जाती है तो ये पर्सन जो लिफ्ट का फ्लोर है, जो लिफ्ट का सरफेस है, उस पे से उठ के सीधा ऊपर सीलिंग पे जाके स्ट्राइक करेगा. सीधा ऊपर लिफ्ट के जो छत है, जिसको सीलिंग बोलते हैं, उस पे जाके हिट करेगा. देखो, अ हेलीकॉप्टर ऑफ मास 1000 kg rises with a vertical acceleration of 15 meters per second square. The crew and passengers weigh 300 kg. Find the magnitude and direction of the force on the floor by the crew and the passengers, the action of rotor of the helicopter on surrounding air, and the force on helicopter due to surrounding air. ठीक. नाउ सबसे पहले फटाफट से लिखते हैं कि हमें क्या क्या गिवन है. नाउ मास ऑफ हेलीकॉप्टर इज गिवन, लेट्स से हम इसको m1 ले लेते हैं, 1000 kg. ठीक. वर्टिकल एक्सीलरेशन गिवन है आपको 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. वर्टिकल एक्सीलरेशन मीन्स upward direction. So A is 15 meter per second square in upward direction. ठीक. और G मैंने आपको बोला है 10 ले लो in downward direction. ये तो डाउनवर्ड ही लगेगा. ठीक. देन और क्या गिवन है? क्रू एंड पैसेंजर्स का भी मास गिवन है. लेट्स से M2 300 kg. ये सब हमें गिवन है. नाउ व्हाट यू नीड टू कैलकुलेट? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. दो चीजें निकालनी है आपको. ठीक है. किसकी? फर्स्ट पार्ट, फोर्स ऑन द फ्लोर बाय द क्रू एंड पैसेंजर्स. हेलीकॉप्टर के फ्लोर पर क्रू और पैसेंजर्स मिलकर कितनी फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, अब आपको ये कैलकुलेट करना है. ठीक. तो अब आप देखो, क्रू एंड पैसेंजर्स का मिलाकर जो वेट है वो है 300 kg, राइट. और यही मास होगा जो हेलीकॉप्टर के फ्लोर पर एक फोर्स एक्सर्ट करेगा. हेलीकॉप्टर का अपना मास तो कुछ भी हमें कंसिडर करना इस सिचुएशन में, राइट. एंड यहां पर एक्सीलरेशन की डायरेक्शन क्या है? G डाउनवर्ड्स है तो A अपवर्ड्स है. अगर हम A को भी डाउनवर्ड्स कंसिडर करें तो ये -15 बन जाएगा. एग्री? If acceleration is 15 upwards, so it will become -15 meter per second square downwards. Correct? अब फर्स्ट पार्ट लगाओ. क्या कह रहा है फर्स्ट पार्ट? फोर्स ऑन द फ्लोर, यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था लास्ट क्लास में? डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या फॉर्मूला लगता है? हाँ, डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg माइनस ए डालो वैल्यूज. सो F इज इक्वल टू, अब सिर्फ क्रू एंड पैसेंजर्स हैं जो फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, सो मास लेंगे 300, सिर्फ जो क्रू और पैसेंजर्स का है. ठीक. 10 माइनस ऑफ -15, सो इट बिकम्स +50. आई होप ये पॉइंट आपको समझ आया. बेटा दोनों की डायरेक्शन आप सेम तो करोगे ना. अगर
जी डाउनवर्ड में प्लस है, ए अपवर्ड में प्लस है, तो ए को डाउनवर्ड में लेने के लिए माइनस करना पड़ेगा। सो ये आपके पास आ गया 300 इंटू 25 विच इज इक्वल टू 7500 न्यूटन। Clear? So this is the force which is exerted by the crew and the passengers on the floor of the helicopter. Second part वो कह रहा है action of rotor of the helicopter on surrounding air. अब जो हेलीकॉप्टर के ब्लेड्स हैं, राइट, हेलीकॉप्टर के ब्लेड्स ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, वो जो सराउंडिंग एयर है उसको डाउनवर्ड पुश कर रहे हैं। जब हेलीकॉप्टर का रोटर एयर को डाउनवर्ड पुश करेगा तो न्यूटन्स थर्ड लॉ के हिसाब से एयर हेलीकॉप्टर को अपवर्ड पुश करेगी, तभी हेलीकॉप्टर उड़ सकता है। यस, जैसे हमने रॉकेट का केस किया था कि जो एयर होती थी वो नीचे जाती थी और रॉकेट ऊपर जाता था। बर्ड्स कैसे फ्लाई करते हैं, बर्ड्स अपने विंग से एयर को नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुश करते हैं, हेंस एयर बर्ड को अपवर्ड डायरेक्शन में पुश करती है। तो सेम चीज यहाँ पे हो रही है, रोटर जो है वो सराउंडिंग एयर को डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुश कर रहा है, हेंस एयर उसको अपवर्ड डायरेक्शन में पुश कर रही है। तो सेकंड केस में भी हम डाउनवर्ड वाला केस ही लेंगे, F इज इक्वल टू m g माइनस a। समझ आया वाई वी आर टेकिंग डाउनवर्ड केस? हाँ, यहाँ पे अब चेंज आएगा। अब देखो, अब रोटर है, रोटर के साथ हेलीकॉप्टर भी अटैच्ड है, पूरा उसकी बॉडी नीचे, एंड उसके अंदर बैठे हुए लोग भी हैं। नाउ वी विल टेक mass of both helicopter as well as the people who are sitting inside। समझ आ गया ना भाई? अगर ये हेलीकॉप्टर है, मान लो इसके ऊपर यहाँ पे ब्लेड्स लगे हुए हैं, तो ये ब्लेड हेलीकॉप्टर और उसके अंदर बैठे हुए दोनों जो भी लोग हैं, क्रू और पैसेंजर्स, दोनों पर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। So now we will take the mass as 1000 plus 300। अब टोटल मास लिया जाएगा, ठीक है, इंटू 10 माइनस 15 विच इज प्लस 15। सो दिस बिकम्स 1300 इंटू 25 विच इज इक्वल टू 32,500 न्यूटन। क्लियर? एंड डायरेक्शन भी बतानी है। इसकी डायरेक्शन तो हमने अभी बताई, डाउनवर्ड्स लगेगी, लिख लो यहाँ पे, डायरेक्शन इज डाउनवर्ड्स। व्हाट अबाउट सेकेंड वन? यहाँ पे भी द डायरेक्शन इज डाउनवर्ड। रोटर सराउंडिंग एयर को डाउनवर्ड पुश करेगा, ठीक है? I hope this part is clear. And if we consider the third part, force on helicopter due to surrounding air, इसका आंसर मैंने अभी आपको सेकेंड पार्ट में ही बताया कि हेलीकॉप्टर का जो रोटर है वो एयर को डाउनवर्ड पुश कर रहा है, हेंस अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ एयर हेलीकॉप्टर को अपवर्ड पुश देगी। सो थर्ड पार्ट का आंसर क्या है? रिएक्शन फोर्स है वो। यस, एग्जैक्टली ये हो गई एक्शन फोर्स। सो जो रोटर ने एयर पे लगाई, इन रिटर्न एयर ने जो रोटर पे लगाई, वो हो गई रिएक्शन फोर्स। सो यहां पर भी योर आंसर इज 32,500 न्यूटन, बट डायरेक्शन इज अपवर्ड्स। यहां पे डायरेक्शन अपवर्ड्स हो जाएगी बिकॉज इट इज द रिएक्शन फोर्स
which is given by the air, the surrounding air on the helicopter. A man of 70 kg stands on a weighing scale in a lift which is moving upwards with a uniform speed of 10 meter per second, downwards with a uniform acceleration of 5 meters per second square, upwards with a uniform acceleration of 5 meter per second square. What would be the readings on the scale in each case? That means A, B and C में readings कितनी आ रही हैं? And what would be the reading if the lift mechanism failed and it falls down freely under gravity? Now, लिखिए क्या क्या गिवन है आपको. मास गिवन है 70 kg, राइट. सो एक्चुअल वेट जो है पर्सन का m इंटू जी वो आएगा 700 न्यूटन. ठीक, यहाँ पे वी हैव टू टेक ग्रेविटी एज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो एक्चुअल वेट इज 700 न्यूटन. ठीक है. अब फर्स्ट केस है when the lift is moving upwards with a uniform speed. Now since the speed is uniform तो acceleration हो गया 0, right? And hence ऐसे केस में R is equal to mg होता है. क्लियर? तो बस mg आपने अभी निकाला है 700 न्यूटन. This is the first case. Clear? Similarly, second case देखिए, downward with a uniform acceleration of 5 meter per second square. अब downward direction दे रहा है वो, yes, और acceleration भी दे रहा है कि 5 meter per second square की acceleration है. So we can apply the downward direction formula. R is equal to m g minus a. ठीक, R is equal to m g minus a. Put the values and solve. So m is 70, g is 10, a is 5. So R becomes 70 into 5, which is 350 Newton. ठीक, समझ आया? Then third case, the lift is going upwards now with uniform acceleration of 5. तो यहाँ पे भी same concept आप apply करोगे, but the formula changes that R is equal to m g प्लस a हो जाएगा, बिकॉज अब अपवर्ड जा रहे हैं, अपवर्ड जाने में वेट इंक्रीज होता है. सो R is 70 into 10 plus 5. Correct? So this gives you answer as R is equal to 1050 Newton. ठीक है. And the last case which says that the lift mechanism has failed and the lift is falling freely under gravity. So that means now A is equal to G. तो जब फ्री फॉल की कंडीशन होती है तो क्या आता है? 0. So it will become weightless. ठीक है. There will be a condition of weightlessness when free fall is there.